हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये क्विक रिवीजन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। इसी सीरीज में आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को उठाएंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है और डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से इस सेक्शन के अंदर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसी के अंदर आरएनए इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी आता है। इसको छोड़कर 2007 से लेकर 2020 तक यानी 2020 तक जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेट को। देखिए, रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट कैसा है? स्पीड जैसा ही है। स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितने समय में कितना डिस्टेंस आपने कवर्ड किया है। केमिकल्स में डिस्टेंस ले नहीं सकते तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन ले लेते हैं। अब क्योंकि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है, इसीलिए इस चीज को आप डेल आर बाय डेल टी भी लिख सकते हैं या डेल पी बाय डेल टी भी लिख सकते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। रेट के जैसा ही है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पे आपको माइनस लगाना होगा और वो माइनस इसलिए लगाया जाता है जिससे कि रेट हमेशा पॉजिटिव बनी रहे, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो समय के साथ कम होती है। रिएक्टेंट टाइम के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती है। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो आप यहां पे ध्यान दें, चेंज कैसे निकालेंगे आप? R2 माइनस R1, हमेशा चेंज ऐसे निकलता है, एंड T2 माइनस T1। यहां पे अगर आप चेंज निकालेंगे तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब आपको पता है कि रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन जो बाद में आएगी वो कम आएगी। अब कम में से ज्यादा को आप माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। इस वजह से रेट माइनस में आ सकती है, लेकिन अगर आप पहले से ही बाहर माइनस साइन लगाकर रखेंगे तो फिर आपकी रेट हमेशा पॉजिटिव में आएगी। दैट्स वाई यहां पे माइनस मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है। बाकी चीज आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट टाइम 2 या टाइम T2, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। एट टाइम T1 कह लीजिए, आपकी T1 टाइम पर प्रोडक्ट्स की ये कंसंट्रेशन है। कुछ समय बीत जाने के बाद प्रोडक्ट्स की कुछ कंसंट्रेशन और आ जाती है, दैट इज P2। और बाद में, पहले के मुकाबले बाद में प्रोडक्ट्स धीरे धीरे बढ़ेंगे ही, इसलिए ये तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है ना। तो पहली चीज तो ये तैयार हो गई, ये एक आपको ध्यान रखना है। इसके साथ रेट का एक और फॉर्मूला है, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू K। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स हैं, हम यहां पे ये शो भी कर देते हैं। मान लीजिए A प्लस B गिव्स यू प्रोडक्ट, तो हम रेट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, राइट। ये तो रेट सेम ही है, यहां पे K इज रेट कांस्टेंट। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। A और B तो रिएक्टेंट्स ही हैं और इनकी मोलर कंसंट्रेशन है। पावर में X और Y लगा रखा है। एंड व्हाट आर X एंड Y? X एंड Y के सम को हम N बोल देते हैं। एंड व्हाट इज N? N इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही आपको बताता है कि रफ्तार पर, रेट पर कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है? थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तब जाके स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी तो कुछ भी हो सकती है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब तो यह है कि A के बढ़ने के साथ B के बढ़ने के साथ रेट का बढ़ना, लेकिन किस हद तक बढ़ सकती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है। तो जो पावर होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। X प्लस Y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइन, तो रेट के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए। ये जो चीज है इसको हम कहते हैं रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ओके, रेट एक्सप्रेशन भी कह देते हैं। ओके, तो रेट लॉ भी यही है, रेट इक्वेशन भी यही है, रेट एक्सप्रेशन भी यही है। ओके, तो ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अब क्योंकि आपके पास इसके अंदर K आ गया है, इस K के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली यूनिट्स के ऊपर। तो अब इससे हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो इनसे K की यूनिट निकालने वाला फॉर्मूला तैयार हो जाता है, और वो होता है कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस N अपॉन टाइम। करेक्ट, यानी कि N की वैल्यू अगर आप रखते जाएंगे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो आपको K की यूनिट्स मिलती जाएगी। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। इफ N इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 ऑर्डर अगर रिएक्शन हो तो 1 माइनस 0 इज 1। तो K की जो यूनिट्स आएंगी वो आएंगी कंसंट्रेशन पावर 1 अपॉन टाइम, जिन्हें अगर आप वैल्यूज डाल दें तो आंसर होगा मोल्स पर लीटर और टाइम सेकेंड इनवर्स। फाइन, इफ N इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 डाल दें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पावर तो 1 ही चली जाएगी, तो केवल K की यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स
आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 हो जाता है। फाइन। नाउ इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर सेकंड तक ही आते हैं क्वेश्चन, इफ 2 हो तो आप यहां 2 डालेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यूनिट्स आनी है कंसंट्रेशन की पावर -1 अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती है मोल्स पर लीटर, लेकिन उसका उल्टा कर देना है तो लीटर पर मोल हो जाएगा। तो लीटर पर मोल और सेकंड इनवर्स तो है ये। तो ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपको ध्यान रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये होगी के की यूनिट्स, इनके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अब इसके आगे अगर हम बढ़े, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की। देखिए एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ट्वाइस N2O5 गिव्स 4 कर, इसे हम बैलेंसिंग के हिसाब से चलते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 4NO2 प्लस O2। करेक्ट, तो 10 हो गए, 5 to 10 to 4। करेक्ट, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप देखिए जरा बैलेंस है कि नहीं है। 4 4 10 8 एंड 10 बैलेंस्ड है। फाइन, सब गैसियस स्टेट में। इसके लिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो, ठीक है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यहां देखिए तो कैसे लिख सकते हैं, जो भी रिएक्टेंट है दैट इज N2O5, उसी कंसंट्रेशन में चेंज, D मतलब चेंज, N2O5 अपॉन ΔT। ओके, जो भी स्टोइचियोमेट्री होती है उससे डिवाइड कर दीजिए, और क्योंकि रिएक्टेंट साइड है इसलिए माइनस लगा देंगे, इज इक्वल्स टू। अब इसके लिए लिखेंगे प्रोडक्ट है इसलिए प्लस, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दिया, D NO2/dt इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाइए DO2/dt, और यहां तो 1 है ही है तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ठीक है, 1/1 ये रहेगा। देखिए खास बात क्या है, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तीनों से आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा उस चीज को फील कर लीजिए। देखिए अगर आप इन दोनों को देखें तो आपको नहीं लगता कि दोनों बन ही रहे, भाई प्लस है तो दोनों के बनने की रेट है, इसके जितने बनने की रेट है उसकी इसके बनने की जो रेट है वो दोनों की अगर सेम करना चाहो तो इसकी रेट को आपको 4 टाइम्स कम करना होगा, या आप ये कह सकते हैं 1/4, यानी कि या तो इस 4 को आप इधर ले आइए, या ये रिएक्शन सिर्फ इतनी कहती है कि इसकी रेट और इसकी रेट तब बराबर होगी जब इसकी रेट का आप 1/4 कर देंगे, रेट को 1/4 कर देंगे। और बात समझ में भी आती है। देखिए जितने टाइम में इसकी 1 यूनिट बनती है उसके उतने ही टाइम में इसकी 4 यूनिट्स बन जाती है, मतलब इसका 1 मोल बनता है तो इसके 4 मोल्स बन जाते हैं, और हमें तो दोनों की रेट बराबर रखनी है। तो बराबर करने का मतलब है इसको आपको 1/4 मतलब 1/4 करना पड़ेगा, तब जाकर ये रेट और ये रेट बराबर होगी। फाइन। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को रिलेट करें, तो जितने टाइम में इसकी 2 यूनिट्स खत्म होती है, 2 मोल्स खत्म होते हैं, उतने टाइम में इसके 4 मोल्स बन जाते हैं, मतलब इसके बनने की जो रफ्तार है इसके बनने की रफ्तार से दुगनी है। करेक्ट। अब दोनों की रफ्तार को यदि आपको सेम करना है तो जिसकी दुगनी रफ्तार है उसको आधा करना होगा। तो अगर आप गौर से इन दोनों को देखें, राइट, और ये स्टोइचियोमेट्री से स्टोइचियोमेट्री काट दें तो यहां पे 2 आ जाएगा, यानी इसकी रेट को यदि आप आधा कर दोगे तो इसकी रेट और इसकी रेट सेम हो जाएगी। करेक्ट। इसीलिए इससे आप आंसर निकालिए, इससे आप आंसर निकालिए, इससे आप आंसर निकालिए, सब रेट ऑफ रिएक्शन ही आपको देंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का इससे इससे और इससे आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि हमने जब इक्वल्स टू लगा दिया तो इन सबकी रेट बराबर हो जाएगी। शर्त यह कि स्टोइचियोमेट्री से हमने इसीलिए डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जब आप स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो सबकी रेट बराबर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो तो हमेशा विद स्टोइचियोमेट्री बात होती है, विद स्टोइचियोमेट्री। लेकिन अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में, रेट ऑफ प्रोडक्शन में, रेट ऑफ फॉर्मेशन में। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो स्टोइचियोमेट्री इंक्लूड करेंगे, एंड जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन कह दें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कह दें, रेट ऑफ अपीयरेंस कह दें, राइट, ऐसे अगर नेम्स आ जाएं या ऐसे वर्ड्स अगर आ जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा ऐसे नेम्स आ जाएं, तो ऐसे में डोंट इंक्लूड स्टोइचियोमेट्री। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, राइट ना, ये कंसेप्ट यहीं से जाता है उधर। तो जब भी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो आप स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व कीजिए, और जब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं होती, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्शन,
ऐसे बात होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, तो फिर स्टोइकियोमेट्री हटाकर बात होती है। अब आपको लग रहा होगा जोड़कर हटाकर कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। फाइन, अब हटाकर कैसे बात करते हैं वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट कीजिए, तो मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको केवल ये चीज कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, क्योंकि N2O5 भी डिसअपियर होगा, तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। आप क्वेश्चन ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो इसका क्या करें, 1/2 का जो भी इंफॉर्मेशन दूसरी दी हुई है, इस 2 को आप उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या कैसे भी इसको आगे लेके जाइए, क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। आपसे कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 मतलब आपको ये चीज सॉल्व करके बतानी है और ये यहां से हटना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे भी आप इसको हटाएंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालिए, तो आपको ये चीज निकालनी है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन इसकी टर्म्स में अगर आप निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें स्टोइकियोमेट्री है ही नहीं। न्यूमेरिकल करेंगे फिर बोलता हूं तो अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखिए, कभी भी जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो तो आपको स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व करनी है, और जब भी अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, प्रोडक्शन, इन सब की बात हो तो विदाउट स्टोइकियोमेट्री बात करनी। बस इतना सा दिमाग में रखिए, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसका जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हमने देखा, ये सारी चीजें हमने देखी, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए यहां देखिए, पहला क्वेश्चन है 2018 में आया है, ट्वाइस N2O5 4 NO2 प्लस O2, यही किया है अभी हमने। The rate of formation of NO2, rate of formation of NO2 is this. Calculate the rate of disappearance of N2O5. N2O5 की डिसअपियरेंस की रेट बताइए, फॉर्मेशन की वो है। तो सबसे पहले तो आपको रेट लॉ लिखनी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी होगी। तो हम पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जैसा कि हमने पीछे देखा वैसी की वैसी लिख देते हैं। तो सोल्यूशन राइट, यहां पे आप क्या लिखेंगे, -1/2 d N2O5 by dt इज इक्वल्स टू +1/4 d NO2 by dt। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इतना सब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आपको समझाना है इसलिए पूरा लिखना होता है। करेक्ट, ये चीज आ गई। अब ये किसके बराबर होता है, ये सब चीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, लेकिन हमसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात नहीं हो रही, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पे बात हो रही है। अब देखिए क्या दिया है आपको, दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। कहां है भाई NO2, ये रहा। अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, फॉर्मेशन दिया है मतलब कि ये पूरे की वैल्यू नहीं दी है, इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी है। ओके, और आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 और इसके लिए ये वैल्यू आपसे पूछी है। यानी कुल मिलाकर जिन दो चीजों को पूछा जा रहा है उन दोनों को आप अलग उतार लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब इनको यदि हम अलग उतार लें, ठीक है, और आपको ये चीज दी हुई है तो वैल्यूज के साथ बात करते हैं। तो देखिए 1/2 d N2O5 by dt इज इक्वल्स टू +1/4, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड दैट इज 2.8 into 10⁻³ तो 2.8 into 10⁻³ ओके, ये वैल्यू आपको दे रखी है। यूनिट्स तो है ही है, m सेकंड इनवर्स, m सेकंड इनवर्स। करेक्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब आपको सिर्फ ये वैल्यू निकाल के देनी है, तो मतलब ये 2 यहां से हटना चाहिए, और जब ये 2 यहां से हटेगा तो माइनस, ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, 2/4 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ एम सेकेंड इनवर्स, इसका हाफ ही तो करना है, तो 1.4 इंटू 10⁻³ एम सेकेंड इनवर्स इज योर आंसर। ओके, तो रेट ऑफ N2O5 डिसअपीयरेंस इज दिस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने पहले समझाई, तो न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगा होगा। नहीं तो स्टूडेंट्स इस टाइप के न्यूमेरिकल में बहुत गलतियां कर देते हैं, स्टोइकियोमेट्री में फंस जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो तो स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व कीजिए, और रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, डिसअपीयरेंस की बात हो तो इसको हटाकर बात करते हैं। तो हमसे ये चीज पूछी है तो इसको निकालने के लिए मैंने स्टोइकियोमेट्री इस तरीके से शिफ्ट करी और आंसर निकाल दिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 में आया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखी हुई है, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, उसके बाद ये आपके सामने इस तरीके से एक क्वेश्चन बना दिया गया है। ए की कंसंट्रेशन जब ये रखी जाती है, बी की रखी जाती है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो आती है, ठीक है, सी की, वो ये आती है। मतलब ए बी जब रिएक्ट करके सी बनाते हैं आपस में, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। 10 टू दी पावर, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया 4.2 और ये 2.4, तो इसको हम 10 टू दी पावर माइनस वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे -1 रख देते हैं, ठीक है ना। 24 करूंगा तो -2 हो जाएगा। हाँ, तो यही है, ठीक है ना, ये मिस हो गया था, ये -1 है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है,
फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए एंड बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। ये बात तो तय है कि जब हम इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को, इस रिएक्शन को लिखें या सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो ये तो बात तय है कि जो रेट लॉ होगी वो के, रिएक्टेंट कौन है, ए की पावर हमें पता नहीं है, तो हम पावर को क्या मान लें, एक्स, और बी की पावर वाई मान लेते हैं, क्योंकि ए और बी ही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कुल मिलाकर x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, y विद रेस्पेक्ट टू बी, टोटल जो आपको निकालना है वो n निकालना है, एंड दैट इज x प्लस वाई। ये आपको कैलकुलेट करना है, इंफॉर्मेशन आपके पास है। देखिए पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं कि आंसर जस्टिफाई कर ले, फिर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं तो डायरेक्ट करना होता है, उन्हें आंसर से मतलब है, लेकिन बोर्ड्स में आता है तो फिर एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। तो सबसे पहले आप ऐसे चेक कीजिए कि जब हम एक ही कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे हैं, देखिए 0.2 से 0.4 डबल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन दुगनी हो रही है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन डबल हो रही है, बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया है, यानी बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस वक्त जो रेट है वो 4.2 से लेकर 16.8 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, फिर पावर सेम हो गई ना। तो 4.2 से 16.8 लगभग 4 टाइम्स, यानी कि ए की कंसंट्रेशन को, क्योंकि ए पे डिपेंड करेगा, बी की कंसंट्रेशन में तो चेंज ही नहीं हुई। अब ए की कंसंट्रेशन को जब आप दुगना करते हैं तो जो रफ्तार है वो 4 गुना हो जाती है। तो आप सोचिए जरा पावर क्या होनी चाहिए, तो साथ ही समझ में आ गया होगा कि पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करूंगा तो 2 की पावर 2 दैट विल गिव यू 4। मैं भी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको अच्छे से, लेकिन मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूं। तो इसके हिसाब से जो रेट होगी वो के ए के रेस्पेक्ट में 2 होगा, क्योंकि जब मैं ए की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, इसको 2 टाइम्स करता हूं, ठीक है। तो 2 की पावर 2 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो 4 बाहर आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम ऐसा ही रहेगा। मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अभी आपको। यानी कुल मिलाकर रफ्तार अगर 4 गुना बढ़ रही है और रिएक्शन को आप, कंसंट्रेशन को आपने दुगना ही करा है, तो इसका मतलब है पावर 2 रही होगी, तभी यहां 4 आएगा। बी के बात करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बी में देखिए जरा ए कहां कांस्टेंट है, देखिए ए 2 और 4 में अगर आप कंपेयर करें तो ए में कंसंट्रेशन में चेंज नहीं है। कंसंट्रेशन 0.1 से 0.4 हुई है, मतलब 4 गुना आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई है, 4 टाइम्स। रेट में अगर हम बात करें, रेट में अगर आप बात करें तो 6 से 4 24 4 टाइम्स ही हुआ। यानी कहने का मतलब है कंसंट्रेशन जब 4 टाइम्स आपने करी तो रेट भी 4 टाइम्स ही बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि b की पावर में 1 है, क्योंकि जब मैं यहां इसको 4 टाइम्स करता हूं, ठीक है, तो 4 की पावर 1 4, तो 4 टाइम्स ही रेट बढ़ेगी। a को तो साइलेंट रखना है क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में a में कोई चेंज नहीं आया था। तो पावर जब 1 होती है तो जितना कंसंट्रेशन में चेंज आता है रेट भी उतनी बढ़ती है। जब पावर 2 होती है तो जितना आप कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे स्क्वायर में चेंज आ जाएगा। 3 टाइम्स अगर आप बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन तो 3 की पावर 2 9 टाइम्स रफ्तार बढ़ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया n is equals to 2 plus 1 is equals to 3, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इस रिएक्शन का 3 हो गया। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी आपको। राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया। रेट लॉ ये हो गई आपकी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया। और पूछा जाए कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बता दीजिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं कि कैसे करते हैं हम इसको। पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो रेट इज इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन पावर 2 और बी की कंसंट्रेशन पावर 1, करेक्ट। के की वैल्यू निकालनी, कोई भी अपनी चॉइस का रेट उठा लीजिए। मैं तो वही उठाना चाहूंगा जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो, तो हम ये वाली उठाते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 उठाते हैं। इसमें रफ्तार कितनी आ रही है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा 6 और ये किया है हमने यहां, ये -3 है ना, तो इसका मतलब है ये -2 होगा और यहाँ पे फिर -3 हो जाएगा, करेक्ट है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए, वो यहाँ पे मिस था इसलिए, करेक्ट। तो ये ध्यान रखें, -3 है और ये -2 है, तो जब मैं इसे 24 करके लिखूंगा तो ये -3 हो जाएगा, तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे, फाइन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, इज इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन 0.1 स्क्वायर है, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 ही थी और पावर 1 है। अब के की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 -3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 6। अब रही बात यूनिट्स, भाई यूनिट्स क्या देंगे आप, यूनिट्स के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है। फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन की यूनिट 1 माइनस एन। इस बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल कितना है, 3 है, तो 1 माइनस एन मतलब 1 माइनस 3 मतलब -2 तो मतलब मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। वैल्यू पुट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ओके राइट, तो ध्यान रखें मेन चीज, ये तो सब गिवन ही होगा आपको, तो ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। अब बोर्ड्स के हिसाब से मैंने तो आंसर तो आपको बता दिए, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए आप। सोल्यूशन इसका ऐसे होता है, आप अपनी चॉइस का कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लें, कोशिश ऐसी करें कि
एक में चेंज आ रहा हो और एक में चेंज ना आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट हम उठा लेते हैं यहां से, एक्सपेरिमेंट 4 बाय एक्सपेरिमेंट सेकंड, एक्सपेरिमेंट 4 बाय एक्सपेरिमेंट सेकंड, यहां पे ए में चेंज नहीं है। रेट फोर्थ में रेट क्या है, 24 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के, राइट। ए की कंसंट्रेशन फोर्थ में क्या है, 0.1 पावर x, बी की कंसंट्रेशन क्या है, 0.4 पावर y। अपॉन एक्सपेरिमेंट 2 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में रेट क्या आ रही है, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के। नाउ अब ए की कंसंट्रेशन 0.1 पावर x और इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 पावर y। अब आप गौर से अगर देखें तो ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 पावर y। अब y की वैल्यू हम क्या रख दें कि आंसर 4 आ जाए, तो y की वैल्यू 1 ही तो होनी चाहिए। तो y की वैल्यू जब आप 1 रख देंगे, 4 पावर 1 4, तो y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब b के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। देखिए वही चीज़ आ गई, करेक्ट। सिमिलरली अब आप इसी तरीके से ऐसा एक्सपेरिमेंट उठाएंगे जिससे कि हम दूसरे की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस बार आप कौन सा एक्सपेरिमेंट उठाएंगे, इस बार आपका एक्सपेरिमेंट रहने जाएगा, ये सेम रखा था, इस बार ये सेम रखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट 3 बाय एक्सपेरिमेंट 1 आप ये रख लीजिए। और जब आप ये रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके, तो वापस वही आंसर आपको देखने को मिलेगा और ये चीज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सिंपली अगर आप चाहें तो मैं यहां पे आपको शो भी कर देता हूं, देख लीजिए आप, यहां पे हम वैल्यूज लिख देते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट 3 में आ जाइए, वेयर इज एक्सपेरिमेंट 3, हियर इट इज 16.8 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू के। एक्सपेरिमेंट थर्ड में वैल्यू ए की कितनी लिखी हुई है, 0.4 पावर x, और बी की कितनी लिखी हुई है, थर्ड एक्सपेरिमेंट 0.3 पावर y, ओके। अपॉन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में 4.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू के, और एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ये है 0.3 पावर x, और यहां पे अगर आप देखें, सॉरी 0.2 था ये, 0.2 पावर x, और दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट 0.3 पावर y। अभी तो आपको नजर ही आ गया कि ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये भी चीज कैंसिल हो जाएगी, ये भी चीज कैंसिल हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पे इसको सॉल्व करें तो देखने से नजर आ गया आपको कि यहां पे कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू, ये सब तो कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 की पावर x आ गया। अब x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 4 आ जाए तो साफ नजर आ गया कि x की वैल्यू 2 रखी जाएगी, ओके। और ये आपका आंसर हो गया जैसा मैंने आपको बताया था। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये इतना स्मूथली सॉल्व ना हो, तो उसके बाद हमारे पास एक ही तरीका होता है, एंड दैट इज यूजिंग लॉग। हम फिर लॉग यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, दोनों साइड पे आप लॉग ले लीजिए। मान लीजिए ऐसे सॉल्व ना हो रहा हो तो दोनों साइड पे लॉग ले लीजिए, तो log 4 इज इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा, log 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 4 बाय log 2, करेक्ट। अब log 4 बाय log 2 सॉल्व जब आप कर लेंगे तो 2 ही आने वाला है, इज इट ओके, तो आंसर तो 2 ही आ जाएगा, राइट। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉग भी आता है तो फिर लॉग की वैल्यूज आपको दी जाएगी, फिर उनकी मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, वो भी देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए कोई भी रेट लिखी हुई है, कोई भी रेट लॉ लिखी हुई है, a की पावर 2 b की पावर 0, है ना। अब आपसे ऐसा कह देते हैं, रफ्तार जो है, रेट है, बताइए जरा कितनी बढ़ेगी यदि मैं ए की कंसंट्रेशन को दुगना कर दूं और बी की भी कंसंट्रेशन को दुगना कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं। मैं अगर ए और बी की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर रहा हूं तो बताइए रफ्तार पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखो डायरेक्टली तो मैं कैसे करता हूं, डायरेक्टली तो 2 कीजिए, यहां पे 2 लगाइए, 2 की पावर 2, 4 बाहर आ जाएगा, यहां पे 2 लगाइए, पावर 0, तो 2 की पावर 0 तो 1 ही रहता है, तो रेट जो आएगी वो 4 टाइम्स आएगी, दैट्स ऑल। आंसर तो आ गया कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। तो के कितना करा है, 2 टाइम्स किया है, तो a पावर 2, ये से भी 2 टाइम्स किया है, 0। अब आप क्या कीजिए, जो चीज नई चीज यहां पे एंटर हुई है ना, नई चीज यानी पुरानी वाली इक्वेशन बनाइए और जो नई चीज आई है उसको बाहर निकाल दीजिए। नई चीज क्या बाहर आई है, 2 की पावर 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 की पावर 0 बाहर निकाल दीजिए। अब क्या बचा, अब k बचा, ये बचा, इधर से b बचा और ये बचा। तो आप देखिए ना, ये ऊपर वाली रिएक्शन आ गई, लेकिन फर्क ये पड़ गया। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 0 1, यानी कि 4 टाइम्स पहले के मुकाबले, ये पहले वाली रिएक्शन थी, इसके मुकाबले 4 टाइम्स होगा। तो आप इस तरीके से बोर्ड्स में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 4 डायरेक्टली भी आ गया था।
ओके, अब ये घुमा फिरा कर कुछ भी दिया जा सकता है, हाफ कर दें, 4 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो क्वेश्चन निकालिए। जैसे मान लीजिए रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, मान लीजिए ऐसे देते हैं। अब आपसे कह देते हैं कि हम ए की कंसंट्रेशन को तो दुगना कर रहे हैं और बी की कंसंट्रेशन को आधा कर रहे हैं, तो बताइए रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 1 बाहर निकाल देंगे और 1/2 पावर में क्या है 2, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि हाफ, यानी जो रफ्तार है वो आधी हो जाएगी, करेक्ट। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, रेट इज इक्वल्स टू के ए, दुगना किया ना तो 2a लगा दीजिए पावर में 1, इसको आधा किया तो हाफ b पावर में 2, तो रेट इज इक्वल्स टू के। ओके, पहले तो जो कॉमन चीज है वो बाहर निकाल देते हैं, तो 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा तो a की पावर 1 रह जाएगा, इंटू 1/2 की पावर 2 को आप बाहर निकाल दीजिए। अब क्या बचता है k, a की पावर 1 और b की पावर 2, बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो रेट विल बी 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2 और k a और b आई गया। तो आपकी जो रफ्तार है वो कितना हो जाएगी, आधी हो जाएगी पहले के मुकाबले, क्योंकि आपने कंसिडरेशन घटा दी है। ओके फाइन, तो आई होप आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। दैट इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शंस। उसके अंदर हमने सारी चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। पिछले 14 सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो इन्हीं में से आए हैं और आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा डिस्कशन किस पे रहेगा, नेक्स्ट सेक्शन में हमारा डिस्कशन रहने जा रहा है अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो एग्जाम्स में नहीं आए, 2 या 3 ही क्वेश्चन आए, एक न्यूमेरिकल आया और एक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया, राइट। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन जीरो ऑर्डर से रिलेटेड छोटी मोटी बात तो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप ये फॉर्मुला याद रखेंगे, एंड द फॉर्मुला इज के इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ओके, ये फॉर्मुला ध्यान रखिए। इसके साथ साथ अगर टी हाफ निकालने के लिए आ जाए तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, R0 अपॉन ट्वाइस के, करेक्ट। ये 2 बातें तो होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, के आपको पता ही है रेट कांस्टेंट है, नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हाफ लाइफ पीरियड है, राइट, और बाकी ये फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, KT इज इक्वल्स टू R0 माइनस RT। ओके, और अगर RT को मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो हम इसको माइनस KT प्लस R0 भी तो लिख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ देखिए ना, ये इधर आ जाएगा और ये इधर ले जाऊँ तो ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ज़रा, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, y एक्सिस पे कौन है, y इज इक्वल्स टू mx, x एक्सिस पे कौन है t, y एक्सिस पे कौन है कंसंट्रेशन, जो भी आएगी अलग अलग टाइम पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो यहाँ चल रही है, टाइम यहाँ चल रहा है। इंटरसेप्ट क्या है R0, ये R0 हो गया, यानी यहाँ पे टाइम 0 है। जब 0 टाइम होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही होती है मैक्सिमम वैल्यू, और बाय द टाइम ये कम होता जा रहा है। ओके, अब क्या बचता है स्लोप, तो माइनस स्लोप इज इक्वल्स टू, और वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। ओके, माइनस का मतलब घटता हुआ स्लोप है और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। ये लीजिए, तो ये ग्राफ देके पूछ लेते हैं कि बताइए जरा किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ है। आपके सिलेबस में 0 और फर्स्ट ही है, तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ हो गया। सेम ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनेगा, बस उसके अंदर लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो विदाउट लॉग अगर कोई ग्राफ आपको नजर आ रहा है तो ध्यान रखिए वो जीरो ऑर्डर के लिए, और अगर विद लॉग आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आप इतना ध्यान रख सकते हैं, बाकी आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। तो जनरली अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, टी हाफ पे क्वेश्चन आता है तो ऐसे कर सकते हैं, और ग्राफ पे अगर क्वेश्चन होता है तो बस यही है। इसके अलावा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कोई ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। देखिए, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बहुत क्वेश्चंस आते हैं और पक्का है इस साल भी आएगा ही आएगा, हर साल ही आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना था, कितना है, कितना चला गया उसको आप भूल जाइए, बस ये ध्यान रखिए कितने से शुरुआत हुई थी और आज कितना आपके पास है, आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहते हैं 3/4 रिएक्ट कर गया, एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया और कहा 3/4 रिएक्ट कर गया, तो 3/4 रिएक्ट कर गया उसको आप भूल जाइए, बचा कितना 1/4। तो जो ऐसे केस में
फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आज 1/4 ही आपके पास रहेगा, क्योंकि 3/4 तो चला गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब आप कर सकते हैं k इक्वल्स टू 2.303, जो भी टाइम दिया है वो लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, और आज जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 ही है। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, log 4 की वैल्यू दी हुई होगी और आप उसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। फाइन, तो ये तो हुआ 3/4 रिएक्ट कर गया। तब अब आपसे ऐसे कह दिया जाए कि 3/4 बचा हुआ है, तो ये तो हुआ केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। जब 3/4 बच गया है, तो जब 3/4 बच गया है तो जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 ही तो होगा, क्योंकि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट का 3/4 बचा हुआ है। तो 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट आज भी आपके पास है, खत्म नहीं हुआ है। बोले 3/4 बच गया है, तो आज हमारे पास है ना 3/4, तब ये वैल्यू हो गई। अब इसके लिए जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 अपॉन t, जो भी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ होगा, लॉग इनिशियल तो R0 ही रखा जाएगा, और फाइनल में आप क्या रखेंगे, फाइनल में आप रखेंगे 3/4 ऑफ R0। R0 से R0 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, तो log 4/3 को सॉल्व करना है। 4/3 की वैल्यू आपके पास होगी, log 4 की वैल्यू होगी, log 3 की वैल्यू होगी, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल देना है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं वो ये, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर k की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, यहां पे टाइम बदलेगा तो ये रेशो आएगा, यहां अलग टाइम होगा तो ये रेशो होगा, लेकिन अल्टीमेटली k एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमेशा फिक्स रहता है। राइट, कुछ भी कंसंट्रेशन रख लीजिए, कोई भी टाइम ले लीजिए, लेकिन k की वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा सेम आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। दूसरी चीज, हम इसी फॉर्मूले को प्रेशर की टर्म्स में भी यूज कर लेते हैं। जब हम इसको प्रेशर की टर्म्स में यूज करते हैं तो क्या ध्यान रखना होता है, वहां पे भी काफी गलतियां होती है। तो फॉर्मूला प्रेशर के लिए लगाते हैं आप 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, मैंने फिर कहा है रिएक्टेंट ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां इसको निकालने में लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर प्रेशर की टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर अगर बात होती है तो। ओके, नाउ अब आगे की अगर हम बात करें, एक होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात होती है तो यहां पे सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले फॉर्मूले चलते हैं, लेकिन अंतर किस चीज का होता है वो आप ध्यान रखें। अंतर होता है केवल इस चीज का, यहां जो k निकलता है वो k डैश इंटू H2O से निकलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होता है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आए तो वहां पे जो कांस्टेंट होता है, अगर कभी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए k डैश दिया हुआ हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो k डैश इंटू H2O होता है, जहां पे H2O की जो कंसंट्रेशन होती है वो 55.55 मोल्स पर लीटर कांस्टेंट ली जाती है, और आपको पता है वाटर की कंसंट्रेशन फिक्स रहती है ये। तो 55.55 मोल्स पर लीटर, k डैश भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को मिलाकर रेट कांस्टेंट बनता है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं नॉर्मली जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर के करते हैं। बस अगर इस टाइप से कभी k डैश वगैरह आ जाए तो ये रिलेशन मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको कभी परेशानी नहीं होगी। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको ये बाकी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20 मिनट लेती है 25% डिकम्पोजिशन में। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 20 मिनट ले रही है 25% डिकम्पोजिशन में, राइट। कैलकुलेट दिस टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो फिर वो टाइम कैलकुलेट कीजिए जिसमें रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी। फाइन, रिएक्शन सेम है तो ये बात सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि रिएक्शन सेम है, और जब रिएक्शन सेम है तो k विल बी सेम, k दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं बदलती k नहीं बदलता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अब क्या किया जाए, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम दे रखा है 25% डिकम्पोजिशन दे रखा है, हम k निकालते हैं 2.303। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें 20 मिनट्स लॉग। अब तो आप कर सकते हैं 25% डिकम्पोज हो गई तो इनिशियल कितना 100, और 25% अगर डिकम्पोज हो जाती है तो बचती कितना है, जो बचता है वो आपको लिखना है, तो 75 रखेंगे। ध्यान लगाइए 25% डिकम्पोज हो गया मतलब चला गया, तो बचा कितना 75%, करेक्ट। तो यहां पे 100/75 आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। अब आप वो टाइम निकालिए जिसमें रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको आप कैसे करेंगे, मैं दो तरीके आपको बताता हूं। k इज इक्वल्स टू, नई जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है, यहां टाइम आपको निकालना है, ये हमें दिया नहीं है, लेकिन रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो जाती है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो 75 चली गई तो बचा कितना 25, तो ये आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, t तो आपको कैलकुलेट करना है तो k पता होना चाहिए, और ये k आप कहां से निकाल लेंगे,
ऊपर से आप के निकालेंगे क्योंकि सारी चीजें बताती है, और इस के की वैल्यू यहां रख देंगे क्योंकि रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम रहती है। या तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो इससे बेहतरीन ट्रिक ये है कि आपको पता है कि के की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, ये दोनों सेम रहने वाली है, तो मैं बार बार क्यों लिखूं, इसी को इसके सामने लिख देता हूं। तो इक्वल्स टू, अब ये वाली वैल्यू लिख देता हूं 2.303, क्योंकि इसके लिए भी तो के यही आएगा अपॉन टी लॉग 100/25, ये लीजिए। तो फिर इसकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। करेक्ट। नाउ अब अगर हम बात करें यहां पे, तो इसको छोड़ दीजिए, अब यहां पे फोकस कर लीजिए। फायदा क्या हुआ, इसको आप सॉल्व करने से रह गए, बच गए, टाइम वेस्ट होने से बच गया थोड़ा सा आपका, राइट। अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं log 75, तो 4/3, करेक्ट, अपॉन 20 मिनट्स में चल रही है बात। यहां पे log 100/25 इज log 4/t, और अगर अब आपको t निकालना हो तो 20 इंटू log 4 की वैल्यू दी हुई जाएगी, और अपॉन log 4/3 वैल्यूज दी हुई होंगी, सॉल्व कर लीजिए, टाइम आपको मिल जाएगा, एंड टाइम जो आएगा वो आएगा 96.496 मिनट्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। खेल सारा 25% और 75% का है। ये बात अगर आपको क्लियर है तो कभी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी, बस फॉर्मूला याद रखिए और ये ध्यान रखिए डीकंपोजिशन। ये कह रहे हैं 20 मिनट्स लगे 25% डिकम्पोज होने में, चला गया भूल जाइए, है क्या आपके पास है 75%, वो वैल्यू यहां रख देंगे। यहां कह रहे हैं 75% रिएक्शन कंप्लीटेड, वो टाइम बताइए, तो 75 चला गया तो बचा कितना 25, तो यहां पे हम फिर 25 रख देंगे क्योंकि इनिशियल आपने 100 मान लिया, ठीक है। 75 चला गया तो फिर 25 ही बचता है ना, फाइन। तो यहां पे इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज देख ली हमने, चलिए एक और देखते हैं। ये है प्रेशर वाला क्वेश्चन, कि प्रेशर के क्वेश्चन करने हो तो कैसे सॉल्व कर दिए जाते हैं। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट निकालिए। अब रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर है तो यही है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। लेकिन रिएक्टेंट लिखना ना भूलें, अगर आप रिएक्टेंट लिखना भूलेंगे तो फिर आंसर गलत होगा ही होगा। रिएक्टेंट का होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या करते हैं, टी 0 से 100, इनिशियल प्रेशर 0.4, फाइनल प्रेशर 0.7 और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जबकि गलत। फाइनल प्रेशर जो है, जो 0.7 आपने रखा है वो 0.7 फाइनल प्रेशर नहीं है, 0.7 तो पी टोटल है। अगर आप देखें तो आपको पी टोटल दिया हुआ है, और इस पी टोटल में जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो जब ए बी में कन्वर्ट होता है या सी में कन्वर्ट होता है, तो जब रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो मिक्सचर का प्रेशर आपको दिया जा रहा है। इस मिक्सचर में ए भी हो सकता है, SO2Cl2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है और Cl2 भी हो सकता है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये दोनों भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप ये मानते हैं कि रिएक्टेंट पूरा भी खत्म हो गया, करेक्ट, तो रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, अगर इनमें चला गया 100 मिनट बाद, 100 सेकंड्स बाद, राइट, तो 100 सेकंड बाद ये रहेंगे, तो जो बाद वाला प्रेशर आपको दिया जा रहा है वो रिएक्टेंट का थोड़ा दिया जा रहा है, बाद वाला तो इन दोनों का दिया जा रहा है 0.7, लेकिन यहां पे तो आपको रिएक्टेंट का ही प्रेशर रखना है। तो ये अगर आप रखते हैं तो बात सही है, क्योंकि इनिशियली तो रिएक्टेंट ही होते हैं, तो 0.4 तो सही है, लेकिन रिएक्शन अगर पूरी हो गई तो बाद वाला प्रेशर रिएक्टेंट का थोड़ी ना है, बाद वाला तो प्रोडक्ट्स का प्रेशर है, तो आप यहां प्रोडक्ट का प्रेशर तो रख ही नहीं सकते, तो यहां पे आपको रिएक्टेंट का प्रेशर निकालना होगा, फिर उसकी वैल्यू यहां पुट करनी होगी। ये गलती मैक्सिमम लोग कर देते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। स्टोइचियोमेट्री का ध्यान रखिए 1:1:1 है। अगर स्टोइचियोमेट्री होती भी तो क्या करना है मैं बताता हूं, देखें। अब यहां पे अगर आप देखें तो इनिशियली इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हम यहां देखिए ए, हम बात करते हैं जब टी 0 रहा होगा, तो ए का जो प्रेशर आ रहा है, इस जिसको आपने ए माना है, उसका प्रेशर आ रहा है 0.4, सही बात है। उस वक्त ये तो बिल्कुल भी नहीं है, और जब टाइम कितना पहुंचा दिया आपने 100 सेकंड, तो मान लीजिए इसका प्रेशर कितना हो जाएगा x, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा x, और इसका रह जाएगा 0.4 माइनस x। अब एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखिए। मान लीजिए स्टोइचियोमेट्री 2 होती तो x के आगे 2 लगा देते, यहां पे 3 होता तो हम इसके आगे 3 लगा देते, यहां पे अगर 2 होता तो हम x के आगे 2 लगा देते। तो जो भी स्टोइचियोमेट्री होती है वो x के आगे लगा दीजिए इस इक्वेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इक्विलिब्रियम में भी काम में आता है। यहां पे सबके आगे 1 है तो हमने सिर्फ यूं रखा। अब ये जब t 100 सेकंड्स था तब ये प्रेशर्स आ गए आपके सामने, तो जो p टोटल होगा कब 100 सेकंड बीत जाने के बाद, वो p टोटल 0.4 माइनस x, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर होगा। तो जो p टोटल आपको मिलेगा 100 सेकंड पे वो होगा 0.4 प्लस x। p टोटल 100 सेकंड पर कितना है 0.7, ये है 0.7, ये है 0.4 और ये हो गया x। x की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 0.7 माइनस 0.4 दैट इज 0.3, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 0.3। अब x की वैल्यू निकलने से क्या हुआ, देखिए अब अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है
तो इस क्वेश्चन में इनिशियल तो 0.4 रखोगे, फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ये है, दिस इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, करेक्ट। ये इनिशियल प्रेशर है रिएक्टेंट का ही है और ये फाइनल प्रेशर है। तो यहां पे जो आप रख रहे हो ना 0.7, वो नहीं रखा जाएगा, यहां पे रखा जाएगा 0.4 माइनस एक्स, ये वैल्यू यहां रखी जाएगी, क्योंकि 0.4 माइनस एक्स इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 100 सेकेंड्स। तो 0.4 माइनस एक्स रखेंगे हम। अब 0.4 माइनस एक्स में आपको एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल दी। तो पी टोटल जो भी था 100 सेकंड पे वो वैल्यू हमें दी हुई थी, और वो इन सबके पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, और इससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इज व्हाट? फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.4 minus x, and that is 0.4 minus 0.3 and answer will be 0.1। तो ये फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आ गया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का अब आपके पास 0.4 और फाइनल प्रेशर ऑब्वियसली कम ही होगा क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होते जा रहे हैं, फाइनल प्रेशर इज 0.1। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप K इज इक्वल्स टू 2.303, कितना टाइम बीता 100 लॉग इनिशियल प्रेशर 0.7 एंड फाइनल प्रेशर 0.1। चेक कर लीजिए, इनिशियल प्रेशर 0.4, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इनिशियल प्रेशर 0.4 एंड फाइनल प्रेशर 0.7। तो प्रोडक्ट्स के साइड पे आ गया, आपको तो रिएक्टेंट का बताना, तो रिएक्टेंट का कैसे निकाला, 0.4 माइनस एक्स करके निकाला और वैल्यू आ गई 0.1। बस अब आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। अब सारी चीजें आपके पास है, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 log 4 की वैल्यू आपको गिवन होगी और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी और ये वैल्यू k की आएगी जो कि हमने यहाँ पे लिख रखी है, मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। दैट विल बी योर आंसर। तो आंसर आपका आएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ऑब्वियसली सेकेंड इनवर्स तो आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो k की वैल्यू होती है वो सेकंड इनवर्स ही होती है, k की जो यूनिट्स होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, तो हमने सेकंड लगा दिया। मिनट इनवर्स भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमें कंसंट्रेशन टाइम हमें सेकंड्स में दे रखा है, इसलिए हमने यूनिट सेकंड इनवर्स बोल दी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके नाउ फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है बिल्कुल, आप ध्यान रख सकते हैं और इसके बाद फिर हम 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे। फैक्ट ऑफ कैटलिस्ट में आपको 3-4 पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले और नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने वाले, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस चैप्टर में पॉजिटिव कैटलिस्ट पे ही बात होती है। तो कैटलिस्ट कौन होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं खुद में कोई परमानेंट चेंज आए बिना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन एंड में ये वैसे ही आपको मिल जाएंगे जैसे कि स्टार्टिंग में थे। इसके बारे में हम बहुत डिटेल बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, यहां इतना डिस्कशन करना ठीक भी नहीं है। तो मेन बात जो है वो मैं आपको बोल देता हूं, वो ये है कि अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन रिवर्सिबल है और उसमें इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर अगर आप कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट तक ही कैटलाइज करता है या बढ़ाता है, तो कोई नेट चेंज जीरो रहता है, लेकिन इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर। तो ध्यान रखिए, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें इक्विलिब्रियम आने वाला है और आपने इस वक्त कैटलिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और फिर आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो फिर कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैटलिस्ट किसी रुकी हुई रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, कैटलिस्ट चलती हुई रिएक्शन की रफ्तार को बदल सकता है। और इस चैप्टर में हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो कैटलिस्ट एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है। कैटलिस्ट एक रिएक्शन का टाइम कम कर देता है, जबकि उस रिएक्शन से हमें मिलने वाली जो एनर्जी है वो उतनी ही रहती है। मान लीजिए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस रिएक्शन से आपको मान लीजिए 20 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कैटलिस्ट डालने पर वो 20 किलो जूल्स की एनर्जी ही रिलीज होगी, लेकिन कम टाइम में रिलीज हो जाएगी। विदाउट कैटलिस्ट उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। तो ये कैटलिस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके उस रिएक्शन को एक नया मैकेनिज्म दे देते हैं, एक नया पाथ दे देते हैं, जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है। तो की पॉइंट्स में क्या ध्यान रखना है? की पॉइंट्स में बस आपको यह ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकते हैं, रुकी हुई को स्टार्ट नहीं कर सकते। कैटलाइज जब कैटलिस्ट काम करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होने वाली है एक पर्टिकुलर रिएक्शन से, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, सिर्फ कम टाइम में रिलीज हो जाएगी।
अगर कोई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आया और आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आ चुका है तो कैटलिस्ट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी बातें भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, जबकि कैटलिस्ट की काफी सारी डिटेल सरफेस केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। ओके, तो अब हम 2020 में जो क्वेश्चंस आए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। राइट, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए, देखिए पहला क्वेश्चन में इन्होंने ग्राफ दे दिया और हमसे कहा प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर प्रिडिक्ट कीजिए। सिलेबस में 0 और 1 ही है, तो 0 और 1 में से तो कोई एक होगी, करेक्ट। अब हम कैसे पता लगाएं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखिए यहां पे आपको बार बार के की वैल्यू निकालनी होगी एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला रखकर। ठीक है, मैं हिंट तो अभी आपको दे दूंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियरली पता पड़ जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट वही वाला ऑर्डर का रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि आंसर सेम आएंगे। अब आप क्या करते हैं वो देखिए। अब के की वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही हम पहले प्रैक्टिस करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फाइन। अब हम क्या करते हैं, कोई भी 2 कंडीशन ले लेंगे, कोई भी 2 टाइम इंटरवल ले लेंगे, करेक्ट। 2 टाइम ले लेंगे, उसका इंटरवल लेंगे और कंसंट्रेशन का चेंज लेंगे और फिर उसको वैल्यूज को पुट करके के निकालेंगे। फिर सेम ग्राफ से कुछ और कंडीशंस में ये सेम क्वेश्चन करेंगे। अगर दोनों केसेस में के की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, और अगर दोनों केसेस में के की वैल्यू अलग अलग आ गई तो इसका मतलब है फिर ये 0 ऑर्डर हो जाएगी या फिर किसी और ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो हम एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला केस अगर हम लें तो कोई सा भी ले लेते हैं, हम यहां से ले लेते हैं 10 से 20 का ले लेते हैं, फिर 20 से 30 का ले लेंगे। तो 10 पे बात करते हैं, 10 से 20 कितने का चेंज हो गया? तो के की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो 2.303, 10 से 20 चेंज कितने का आ गया? 10 का। लॉग इनिशियल 10 पर कितनी थी कंसंट्रेशन? 0.8, और 20 पर कितनी कंसंट्रेशन है? 0.4, करेक्ट। तो ये 2 टाइम्स हो गया, इस पे होल्ड कीजिए। कंडीशन दूसरी लेते हैं 2.303, इस बार 20 to 30 लेते हैं। तो 20 पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.4, ओके, और 30 पर कंसंट्रेशन है 0.2। यहां पे चेंज तो 20 से 30 का 10 ही है, इसको भी जब आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया? 2। अब आप नोटिस कीजिए सेम सेम सेम, यानी के की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, और जब के की वैल्यू सेम आएगी तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है क्वेश्चन कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि पता लगाइए कि ये वाकई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें भी ऐसी कंडीशंस जो दी जाती है उन्हें बार बार वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू निकालेंगे। 2 बार आप निकाल लीजिए, दोनों बार अगर के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में रखने पर सेम आ जाती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। बस यही फर्स्ट ऑर्डर पे भी क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है। और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चन को तो पूछ लेंगे के डैश की वैल्यू बता दीजिए। अब के डैश की वैल्यू निकालनी है, के कांस्टेंट अगर आपके पास है और H2 की कंसंट्रेशन भी आपके पास है तो के डैश की वैल्यू निकल जाएगी। वो बात मैं अभी आपको पहले बता चुका हूं। नाउ तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहला तो तरीका यही हो गया। नाउ दूसरा, अब दूसरा तरीका क्या होता है वो देखिए। सबसे बेहतरीन ट्रिक ये होती है कि आइडिया दे रहा हूं, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन 80 m है, 80 मोल्स पर लीटर है रिएक्टेंट की, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रिक दे रहा हूं ये मैं आपको, ठीक है ना। जो भी टाइम आप दे रहे हैं, टी हाफ, पहला टी हाफ कह लीजिए या कोई भी 10 मिनट्स कह लीजिए आप, ठीक है। 10 मिनट्स के अंदर मान लीजिए 10 मिनट्स आपने दिए तो 10 मिनट्स में ये इतना रह जाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स आप देंगे तो फिर ये इसका आधा रह जाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स आप देंगे तो ये इसका आधा रह जाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स आप देंगे तो फिर ये आपका ये रह जाएगा, फिर ये रह जाएगा, एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट किसी भी टाइम पीरियड में जब वो अपने क्वांटिटी का आधा होता है तो उस टाइम को हम टी हाफ कहते हैं। तो पहले टी हाफ पर वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा, अगले टी हाफ पर उसका आधा हो जाएगा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। इसका मतलब है रिएक्शन हमेशा चलती जाएगी, लेकिन कभी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि आप इस बात को कितना भी आप आगे बढ़ा लीजिए आप 0 पे कभी नहीं पहुंचेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पहचान होती है। इसीलिए अगर हमसे यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें ये बताइए थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, तो आंसर इज आप कितने भी टाइम पे चले जाइए ये कंसंट्रेशन 0 कभी नहीं होगी। आप कितने भी टी हाफ लगा लीजिए ये आधे का आधा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 कभी भी नहीं होगी। इसीलिए जो रेडियोएक्टिव डिकेज होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं, और इसीलिए उनके अंदर भी जो रिएक्टेंट होता है वो कभी भी 0 कंसंट्रेशन पे नहीं पहुंचता। हां, उनकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है कि वो हार्मफुल नहीं रहते, लेकिन कंसंट्रेशन 0 नहीं होती। तो ये ध्यान रखिए। तो दोनों बातें कनेक्ट हो गई कि हां ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने जो आपको ये बात बताई, आप हमेशा ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन आधे के आधे होती रहती है, 0 कभी नहीं होती। 0 ऑर्डर का केस थोड़ा सा अलग है, हम यहां उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फाइन, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो भी देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया इसी साल, रेट पर क्या फर्क पड़ेगा सरफेस एरिया का। तो सीधी सी बात है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि एरिया जितना ज्यादा मिलेगा रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए रफ्तार उतनी तेज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैटलिस्ट इज एडेड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बात मैंने आपसे डिस्कस कर ली अभी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट डाल देंगे तो इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर, तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। देखिए जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में अगर चल रही हो बात और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती ही है। आपने इक्विलिब्रियम में जरूर पढ़ा होगा कि हमने तो ये पढ़ा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट दो कंडीशन में पड़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो अलग होता है, एंडो होती है तो अलग होता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होता हो और रिएक्शन धीरे चलती हो। केमिकल काइनेटिक्स में हम बहुत धीरे चलने वाली रिएक्शंस के ऊपर बात नहीं करते। केमिकल काइनेटिक्स में हम जनरली एक पर्टिकुलर स्पीड से कंपैरेटिवली जो इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शंस होती है उनसे कंपैरेटिवली उन रिएक्शंस के ऊपर बात होती है जो जनरली तेज चलती है। और जब रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ी तेज चलती है तो उस केस में एक्सो और एंडो का कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में सीधा यह कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है, डेल्टा एच जो होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसका फर्क तब पड़ता है जब रिएक्शन स्लो और इक्विलिब्रियम में हो। रिएक्शन अगर वन साइडेड ज्यादा चल रही हो तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर का केवल एक ही फर्क पड़ता है और वो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है। तो ध्यान रखिए केमिकल काइनेटिक्स में जब भी टेम्परेचर से क्वेश्चन आए, एक्सो एंडो का केस भूल जाइए और हमेशा ही कहिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ओके गाइस, तो इसके साथ हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो क्विक रिवीजन था वो पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। अब आप इन सबको यूज करके 2007 से 2020 तक के क्वेश्चंस को आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने नहीं उठाया क्योंकि वो इस साल डिलीट हो गया है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राजकिरण चौहान साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।